हेलो क्लास, क्या हाल चाल। आज के हम लोग इस क्लास में देखने वाले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में जानने वाले हैं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब हम देखें तो सबसे पहले बामर ने विस्तृत अध्ययन किया। बामर ने 1885 में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम की काली पृष्ठभूमि पे क्या होती हैं, इनमें कुछ चमकीली चौड़ी चौड़ी पट्टियां पाई जाती हैं जो एकांतर क्रम में क्या होती हैं, पट्टियों के बीच की चौड़ाई और इनके जो बीच की जो दूरी होती है वो एकांतर क्रम में घटती चली जाती है। अगर हम यहाँ से देखें कि एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ते हुए देखें इन पट्टियों को, तो ये क्या बनाती हैं, लगभग एक श्रिज बना लेती हैं। तो इस सीरीज बनाती हैं और इस सीरीज के बारे में किसने बताया था, बामर ने बताया था। तो इन सीरीज को हम लोग क्या करने लगे, बामर सीरीज के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो अब यहां से ये स्पष्ट होता है। तो बामर ने क्या किया था, 1885 में ही अथक अध्ययन करके उन्होंने एक एक समीकरण प्राप्त किया, जिस समीकरण से हम इस स्पेक्ट्रम के लाइंस के तरंगदैर्ध्य के बारे में ज्ञात का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हम बोहर परिकल्पना की बात करें, कि जब यहाँ बोहर की बात करें कि बोहर ने हमें क्या बताया। अब यहाँ से देखिए बोहर ने हमें क्या बताया कि आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए बोहर के बारे में जानिए। अब बोहर का परमाणु मॉडल हम देखें तो यहाँ पे इसका क्या होता है, नाभिक होता है। अब नाभिक क्या होता है, धनावेश होता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो बोहर के परिकल्पना अनुसार कि जब कहीं भी क्या होता है, इस परमाणु को बाहर से एनर्जी दी जाती है, जैसे बाहर से इसको एनर्जी दी गई तो इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊंची कक्षा में चला जाता है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, निम्नतम कक्षा, ये क्या करेगा, ये ऊंची कक्षा में चला जाता है। जब ये ऊंची कक्षा में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं कि बाहर से ऊर्जा मिली इसको तो ये ऊंची कक्षा में चला गया, लेकिन ये क्या होता है 10⁻⁻8 सेकंड तक ये वहां पे रुकता है। और जैसे ही अपने क्या होता है, अपनी पुनः पहले वाली कक्षा में आता है तो ये क्या होता है, फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे जैसे पहले ऊर्जा मिली थी ये उच्च कक्षा में गया, लेकिन 10⁻⁸ सेकंड तक रुका और ये क्या होता है, पुनः अपनी कक्षा में वापिस आता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे आएगा तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा जब मुक्त होती है तो मान लेते हैं कि जो ऊर्जा मुक्त हुई उसके तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या भी है। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच भी इज इक्वल टू होता है ऊंची कक्षा की ऊर्जा, यानी ऊंची कक्षा मान ले E2 है, तो यहाँ पे क्या E2 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, E1 मिल जाएगा। अब यहाँ से भी इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, ये होता है E2 माइनस E1 और कुल का बटा क्या हो गया, H हो गया। अब हम यहाँ से एक सूत्र जानते हैं, En इज इक्वल टू जो होता है वो -RHC बाई यहाँ पे क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाला है कि हम E1 E2 की बात करें तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है E2 है, यहाँ पे E1 है। इतना अगर n के स्थान पे 1 करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जो एनर्जी होने वाला है E1, यहाँ पे मिल जाएगा -RHC बाई, हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखें कि पहली कक्षा की बात करें तो n1 का स्क्वायर कर लें। उसी तरीके से जब हमको E2 मिलेगा तो E2 क्या होगा, वही -RHC बाई ये होगा N2 का स्क्वायर। अब इन वैल्यूओं को इसमें पुट करें तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे V इज इक्वल टू E2 के स्थान पे यहाँ पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको जब पुट करोगे तो माइनस में क्या होगा, प्लस। प्लस वाले को हम पहले कर लें तो ये आपका क्या होगा 1/H, और ये आपको मिलेगा, ये E1 प्लस हो गया तो ये मिलेगा RHC अपान ये होगा N1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा RHC अपान ये होगा N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से RHC कॉमन कर लो तो V इज इक्वल टू क्या होगा, ये RHC जब कॉमन होगा तो ये बटे में H है आपका, यहाँ मिलेगा आपको 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ओके, अब H से H क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो V इज इक्वल टू H से डिवाइड हो गया तो क्या मिला हमको RC, और यहाँ पे मिलेगा 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर।
ठीक है। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि जो यहाँ पे क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या होता है, हमको मिलता है v लेमडा, तो हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c बाई लेमडा लिख सकते हैं। यानी v के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं c अपान लेमडा इज इक्वल टू आर सी, और यहाँ पे 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। ठीक है। अब c से c कैंसिल हो गया, तो हमको मिलता है 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। ठीक है। ये देखिए, ये बामर ने क्या किया, एक यहाँ पे क्या किया, एक इक्वेशन प्राप्त किया। इससे हम क्या कर सकते हैं, बामर्स यानी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो भी लाइंस होती हैं उसका हम लोग तरंगदैर्घ्य फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि चलिए एक तो ये सूत्र मिल गया। अब जहाँ पे n1 n2 क्या उसके कक्ष की संख्या होती है, ये n2 कभी भी होगा तो क्या होगा, अपर लेवल का कक्षा होगा, ये क्या होगा, लोअर का होगा। अब निम्नतम होगा, ये उच्चतम होगा। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जब यहाँ पे 1885 में ईस्वी में ये बामर ने कर लिया, तो बामर ने एक अपने एक बताया कि बामर जो सीरीज होती है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। जब यहाँ पे हम रखते हैं क्या n1 इज इक्वल टू 2 हो जाए और n2 इज इक्वल टू 2 से अपर, यानी कि क्या 3 4 5 डॉट डॉट करके कुछ भी रखो, तो ये आपको जो भी देने वाला है 1 अपन लेमडा जो हो जाएगा ये r इंटू, अब यहाँ पे मिलेगा 1 अपन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपन n2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या मिला, एक सीरीज मिला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग बामर सीरीज का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेमडा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जहां पे आर आपका क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर कितना 7 मीटर का पावर माइनस 1 या प्रति मीटर लिख सकते हैं, ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होती हैं इसमें क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जो होती है, लाइंस जो चलती हैं दो पार्ट्स में चलती हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स हो गए, यहाँ पे जो लाइंस क्रिएट होते हैं यहाँ पे बनते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका जो पार्ट होता है वो आपको मिलता है विजुअल पार्ट, एक विजुअल पार्ट होता है और दूसरा जो होता है वो इनविजिबल होता है। ठीक है। अब विजुअल पार्ट में आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि जो स्पेक्ट्रमी लाइंस मिलते हैं, जो सीरीज बनता है स्पेक्ट्रम का, उसको हम लोग कहते हैं बामर। क्या कहते हैं, बामर सीरीज कहते हैं। ठीक है, बामर सीरीज कहते हैं। ठीक है। और इनविजिबल पार्ट में हम चलते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका अल्ट्रावायलेट पार्ट होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है। अब दूसरा जो होता है जिसको हम हिंदी में पराबैंगनी कहते हैं, और ये दूसरा जो होता है इंफ्रारेड होता है, और ठीक है। अब देखिए कि जब इन विजुअल पार्ट की बात करें, यानी कि जब स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का जब हम क्या कि फोटोग्राफी लिए, और फोटोग्राफी किसने लिया था, लाइमन ने। किसने, लाइमन ने कब लिया फोटोग्राफी भाई, अब यहाँ पे देखिए यूवी रेंज की बात कर रहे हैं, यूवी रेंज की, तो यहाँ पे लाइमन ने क्या 1916 में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जब फोटोग्राफी के द्वारा देखा, तो यहाँ पे पाया कि क्या जो फोटोग्राफी में जो लाइंस मिल रहे हैं वो आपको क्या इनविजिबल पार्ट में मिल रहे हैं, और वो भी किसमें, इनविजिबल पार्ट के अल्ट्रावायलेट पार्ट में मिल रहे हैं। और उन्होंने किसने इसको खोजा, 1916 में लाइमन ने। तो यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट पार्ट में जो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लाइमन सीरीज कहते हैं, लाइमन सीरीज के नाम से जानते हैं। और बाकी इंफ्रारेड में जो आपके क्या होते हैं, जो सीरीज प्राप्त होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पासन सीरीज, दूसरे को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, और तीसरे को कहते हैं फुंड सीरीज। ठीक है, ये आपका पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, तीसरा नंबर आपका फुंड सीरीज होता है। अब इसके बारे में जाने कि ये आपका बामर सीरीज जो होता है उसमें वेवलेंथ कब से कहां होता है, कब कैसे प्राप्त होगा, लाइमन सीरीज क्या होगा, पासन, ब्रैकेट, फुंड और सीरीज क्या मिलते हैं। ठीक है। तो अब यहां से नीचे से देखिए, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाता है कि जब हम यहाँ पे बात करें कि आपका क्या हो गया,
नाभिक हो गया। ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू क्या हो 1 है, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई, ये इसकी तीसरी कक्षा हो गई। अब ये वाली क्या होगी, इसकी चौथी कक्षा होगी, ठीक है। ऐसे ही कक्षाएं क्या होगी आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। ये n इज इक्वल टू क्या होगा 5 हो गया, पांचवी कक्षा हो गई। अब यहां से देखें, जब यहाँ पे क्या होगा, जब परमाणु की बात करें कि जब क्या हो ऊंचे ऊर्जा स्तर से, जब कोई परमाणु क्या होता है, मान लीजिए ऊंचे ऊर्जा स्तर से क्या होता है, पहले ऊर्जा स्तर में पहुंचता है। ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां पे, पहले ऊर्जा स्तर में, यानी कहीं से भी ऊंचा, यानी और इसके ऊपर से भी क्या हो, ये पहले में पहुंच रहा हो, पहले ऊर्जा स्तर में पहुंच रहा हो, ठीक है। यहां से भी कह सकते हो आप क्या हो रहा है, पहले ऊर्जा यानी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, तब हमारी जो सीरीज बनती है उसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। यानी पहला नंबर आपका होता है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की विशेषता ये है कि जब ऊंचे ऊर्जा स्तर से, जब परमाणु क्या होते हैं ऊंचे ऊर्जा स्तर से क्या होते हैं, पहले ऊर्जा स्तर में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि पहला ऊर्जा यानी कि n1 का जो वैल्यू है 1 होगा, और n2 का जो वैल्यू है, ऊंचा ऊर्जा कुछ भी हो सकता है 1 से बड़ा, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट करके कुछ भी होगा। तब लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, यानी कि 1/λ इज इक्वल टू आर, रिडबर्ग नियतांक तो वही रहेगा, 1/n1 के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, माइनस क्या होगा 1/n2, n2 का वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कि मान लो कि दूसरे से आएगा तो 2 रखेंगे, तीसरे से आएगा तो 3 रखेंगे, चौथे से आएगा तो 4 रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अभी वही लिख रहे हैं n2 का स्क्वायर। n2 का वैल्यू आप आवश्यकता अनुसार लिख सकते हो। तो ये जो आपका क्या है लाइमन सीरीज का वेवलेंथ होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर, जब हम बात करते हैं क्या होता है ऊंचे ऊर्जा स्तर से, अब कहां पे क्या, जब कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से किस में पहुंचेगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर में पहुंचे। जब ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां पे पहुंच रहा है, द्वितीय में जब पहुंचता है, यहाँ देख लीजिए ऊंचे ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, ऊंचे से जब द्वितीय में पहुंचता है तब क्या होता है, वहां पे बनती है बामर सीरीज। कौन सी सीरीज, बामर सीरीज। तो अब ऊंचे से बनेगा तो क्या होगा, बामर होगा, यानी कि सेकेंड नंबर लिख सकते हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की वेवलेंथ कितनी होती है, बामर सीरीज की वेवलेंथ क्या हो जाएगी भाई। अब यहां से क्या देख सकते हो बामर सीरीज कब मिलता है, देखिए तो बामर सीरीज की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अब n1 का वैल्यू क्या होगा 2, यानी द्वितीय ऊर्जा स्तर तक ही पहुंच पाता है। अब n2 का जो वैल्यू होगा 2 से ऊपर, यानी क्या होगा 3 4 5 डॉट डॉट क्या होगा आगे बढ़ सकते हैं। तब यहाँ के लिए क्या होगा वेवलेंथ क्या का फॉर्मूला क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1 यहाँ पे मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब n2 का वैल्यू हम लोग आवश्यकता अनुसार नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं जब क्या होता है ऊंचे ऊर्जा स्तर से। अब यहाँ पे क्या देखना है, ऊंचे ऊर्जा स्तर से क्या होगा, जब कोई परमाणु क्या होगा तीसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तब क्या बनता है, ऊंचे ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहां तक पहुंचना है, तीसरे में पहुंचना है। जब ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे में पहुंचता है तब आपकी जो श्रेणी बनती है वो होती है पासन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, पासन। यहाँ पे थर्ड नंबर हम लोग नोट कर सकते हैं पासन। पासन सीरीज, ठीक है। तो पासन सीरीज में क्या हो जाएगा, अब यहां से देखते हैं n का वैल्यू, n1 का वैल्यू क्या होता है, तीसरे ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, ये 3 हो जाएगा, और n2 का जो वैल्यू 3 से ऊपर, यानी कि क्या लिखोगे 4 लिखोगे 5 लिखोगे 6 लिखोगे डॉट डॉट कर सकते हो, ठीक है। तो पासन सीरीज क्या मिलने वाली है, अब पासन सीरीज क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इस पासन सीरीज के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू, अब यहाँ पे देखिए r इंटू क्या 1/n1 के स्थान पे 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1/, ये n2 का स्क्वायर कर दे, ठीक है। ये आपका क्या पासन सीरीज मिला, ठीक है। अब इसी तरीके से पासन के बाद आपका क्या होता है ब्रैकेट होता है। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सीरीज आपको कब मिलती है, जब हम क्या करें ऊंचे ऊर्जा स्तर से क्या करोगे, चौथे ऊर्जा स्तर में कोई परमाणु आता है तो प्रवेश करता है तो क्या मिलता है, पासन सीरीज मिलता है। यानी n4, n1 का वैल्यू 4 हो तो n2 का वैल्यू क्या हो 5 6 7 डॉट डॉट करके चले, तब इसके लिए वेवलेंथ का सूत्र क्या होगा,
देखिए, तो वेवलेंथ का सूत्र क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा r, और यहाँ पे मिलेगा क्या 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, चलिए ये देखिए थोड़ा सा ये आप इसको बना लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है ग्राफ। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या होगा, 5वां नंबर जो होता है फुंड होता है, 5 नंबर जो होता है क्या होता है फुंड सीरीज। अब इसको क्या लिखोगे, जब N1 क्या होगा यानी ऊंचे यानी कह सकते जब कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसमें आएगा भाई, 5वें ऊर्जा स्तर यानी N1 इज इक्वल टू 5 हो, तब N2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट चलेगा, तब इसका वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ पे क्या लिखोगे आप N2 का स्क्वायर। N2 का मतलब क्या करना है, यहाँ से जहां से ये निकल के आ रही हो हम वहां पे क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो आपका होता है, आपके पांचों सीरीज आपको प्राप्त हो जाती है ऐसे। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये आप जरूर याद रखिएगा कि कब यानी किस ऊर्जा स्तर से, यानी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले में आया तो लाइमन बना था, दूसरे में बामर बना था, तीसरे में पासन बना था, चौथे में ब्रैकेट बना था, पांचवें में क्या बना था फुंड सीरीज बना था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें फिर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आगे की क्लास को आप थोड़ा सा शेयर करते रहो, तब तक के लिए धन्यवाद।